एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी और मैं हूं आंचल। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर इजी होने के साथ साथ स्कोरिंग भी है। इस चैप्टर में बस आपको कुछ बेसिक टर्म्स को ध्यान में रखना है, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। इसमें से 5 से 6 नंबर का पेपर आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना टाइम गवाएं। चैप्टर आर एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट होता है जो हमारी सराउंडिंग है, हमारे आसपास क्या है वो है हमारा एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट के अंदर हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स भी आएंगी, यानी कि हमारे आसपास जो एयर क्वालिटी कैसी है, वाटर रिसोर्सेस कैसे हैं, इसके साथ साथ हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं, वो कहलाता है एनवायरनमेंट। So environment include the physical surrounding, that is air, water bodies, soil, as well as the living organism, that is plants, animals and the microorganism of that area. तो एनवायरनमेंट में दोनों चीजों को हमने कंबाइन स्टडी करना है। कभी भी एनवायरनमेंट में सिर्फ फिजिकल या सिर्फ लिविंग सराउंडिंग्स को नहीं देखा जाता। इसके बाद आता है व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि अगर आप कहूं मैं कि क्या हम में से कभी कोई फॉरेस्ट कवर में जाके क्या हम कभी प्लांटेशन करके आते हैं? नेवर। क्या हम फॉरेस्ट कवर में जाके कभी पौधों को पानी देने जाते हैं? नहीं। तो वो जो इकोसिस्टम क्या है, जो फॉरेस्ट है एक इकोसिस्टम है, वो खुद ही वहां पे खुद ही वाटर साइकिल की वजह से, वो वहां पे रेनफॉल की वजह से उसे पानी मिलता रहता है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो रहे हैं और वहां पे जो फ्लावरिंग है उनके फ्रूट्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं और फ्रूट्स में से फिर नया प्लांटेशन जो है वो सीड की वजह से उग जाता है। तो वो सिस्टम जहां पे जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली चल रही है, वहां पे ऑटोट्रॉफ्स, हर्बीवोर, कार्निवोर और डीकम्पोजिंग का जो काम है वो हमेशा चलता रहता है। यानी कि हम फॉरेस्ट में जाके कभी हम ये भी नहीं कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ही हम वहां से रिमूव कर दें, हम कभी भी नहीं ऐसा काम करते, क्योंकि वहां पे नेचर ने हर किसी को अपना एक रोल स्पेसिफाई किया हुआ है और वही सब कंपोनेंट मिलके उस यूनिट की देखभाल कर रहे हैं। तो दैट इज अ सिस्टम where organisms can live together and they perform their function accordingly is called the ecosystem. A self sustained unit of life, यानी कि जिसमें उसे किसी भी बाहर के ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है जो उनकी हेल्प करे, तो वो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इसके दो कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मींस क्या होता है? लिविंग। बायो मींस क्या होता है? लिविंग। बायो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही बायोटिक मींस द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक मींस द विच इज नॉट लिविंग। तो नॉट लिविंग में कौन आ जाएंगे? आपके फिजिकल फैक्टर जैसे कि एयर, वाटर बॉडीज, टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल क्या है, उस एरिया का प्रेशर क्या है, सॉइल कंडीशंस। तो ये सारी जो है वो सारे आपके एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आएंगे। अब इकोसिस्टम डिपेंडिंग अपॉन कि उसको ह्यूमन ने बनाया या फिर वो नेचर ने खुद से बनाया, वो कहलाते हैं दो टाइप के, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम आर दोज इकोसिस्टम विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर और विच आर मेंटेन्ड बाय द नेचर इटसेल्फ। तो उसमें आपके दो टाइप के आएंगे, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड पे है जो इकोसिस्टम, और एक्वाटिक जो कि वाटर बॉडीज में है। तो टेरेस्ट्रियल में जैसे कि फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, और एक्वाटिक में जैसे कि सी के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको खुद से ही कंप्लीट कर रहे हैं। हम वहां पे किसी भी फिश को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कभी भी खाना डालने नहीं जाते, बिकॉज दैट इज अ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट। आर्टिफिशियल यानी कि वो इकोसिस्टम जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस आ गई है, यानी कि वो इकोसिस्टम जो ह्यूमन ने बनाया है। तो वो इकोसिस्टम वो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक के अंदर आ जाएगा, क्रॉपलैंड। तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ध्यान रखिएगा इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन का रोल जरूर है। तो क्रॉपलैंड, गार्डन आर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्योंकि हम ह्यूमंस वहां पे प्लांटेशंस भी कर रहे हैं, हम ह्यूमंस वहां पे पानी भी देने जाते हैं, नई सीड्स उगा रहे हैं, है ना। मैन्योरिंग, डीकम्पोजर का जो प्रोसेस है वो सारा हम ह्यूमन के इंटरफेरेंस से हो रहा है। एक्वाटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो आ जाता है एक्वेरियम, क्योंकि एक्वेरियम को हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। इट मींस
एक्वेरियम लैक डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो गले सड़े या फिर जिनकी डेथ हो जाए, डेड प्लांट, एनिमल, इन सबको डीकम्पोज करना, इन सबके जो मिनरल्स हैं उनको बैक उसको सॉयल या वाटर बॉडीज में प्रोवाइड करना, वो काम डीकम्पोजर्स करते हैं। तो हमारे जो एक्वेरियम है, बिकॉज दे आर मेड बाय अस, देयरफॉर दे लैक द डीकम्पोजर्स। तो उसमें डीकम्पोजर्स नहीं है, इसीलिए एक्वेरियम को हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में एक्वेरियम और आर्टिफिशियल लेक्स, अगर हमने कोई लेक बनाई है तो वो भी, उसमें भी हमें सारी चीजों को हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है। दैट मीन्स दैट इकोसिस्टम इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहले कौन है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। यानी कि वो कंपोनेंट जो अपना खाना खुद से बना सकता है, जिसको सिर्फ क्या चाहिए? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन सारे कंपोनेंट को यूज करके वो अपना खाना बना लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। Then come the consumers. Consumers are those which depend directly or indirectly on the producers. तो उसमें 3 टाइप्स के हम बचपन से पढ़ रहे हैं, herbivore, carnivore and omnivore. Herbivores which directly eat the plant or plant product, जैसे कि आपका एग्जाम्पल आ जाएगा डियर, है ना। Then carnivores are those organisms which eat only the flesh of other animal, जिसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा lion. Then omnivores are those organisms which eat plant as well as the animals both. तो उसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा तो वहां पे ह्यूमंस भी आ सकता है, वहां पे एंट्स आ सकती हैं, डॉग। तो दे आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन ईट द प्लांट एज वेल एज द एनिमल. Decomposers are those organisms which convert the dead and decaying organic matter into simple inorganic. यानी कि प्लांट्स ने क्या किया था? उसने इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज किया था। अब उस ऑर्गेनिक को कौन चेंज करेगा? डीकम्पोजर्स चेंज करेंगे इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ताकि वो दोबारा से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल को मिल सके और जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहे। तो डीकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। अगर डीकम्पोजर्स ना होते तो क्या होता? सारी जगह पे जैसे कह लो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स का ढेर होता, जिसकी वजह से फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती और जिसकी वजह से डिजीज स्प्रेड होती। बट व्हाट दे डू? दे कन्वर्ट दोज ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड प्रोवाइड इट बैक टू द सॉइल। सॉइल से फिर दोबारा से प्लांट्स बनेंगे, तो वो जो साइकिल है न्यूट्रिएंट्स की वो मेंटेन रहेगी। तो अदरवाइज वो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लॉक्ड हो जाते इनटू द डेड बॉडीज। तो इसीलिए बैक्टीरिया एंड फंजाई प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन सर्वाइवल ऑल्सो। What happen when an organism die? तो अभी इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया एंड फंजाई। दे ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट। वो डेड रिमेन्स और वेस्ट को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक कर देंगे एंड बाद में उसको सॉइल को प्रोवाइड कर देंगे, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। तो दिस इज अबाउट द इकोसिस्टम। पूरा इकोसिस्टम का हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ लिया। मैं दोबारा से अगर रिकॉल करवाऊं तो इकोसिस्टम क्या है? सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट, जिसमें अपने खुद के प्रोड्यूसर भी होंगे, खुद के कंज्यूमर भी होंगे, खुद के डीकम्पोजर्स भी होंगे, खुद की वो सारे एबायोटिक फैक्टर जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, मिनरल्स, वो सारा मिलके उसको खुद ही उसको सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि वहां पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, वो सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है, यानी भी उसमें ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो कहलाता है इकोसिस्टम। बट कुछ इकोसिस्टम ऐसे हैं जिसमें ह्यूमन की भी इंटरफेरेंस है, जिसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। देन कम टू द मोस्ट इजी टॉपिक, दैट इज द फूड चेन। फूड चेन क्या है? फूड चेन एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हु ईट हुम्स का कंसेप्ट चलता है। किसका? हु ईट हुम्स, यानी कि कौन किसे खाएगा, ये कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म्स अ फूड चेन। तो बायोटिक क्या होता है? लिविंग, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक सीरीज है ऑर्गेनिज्म की, जो एक
इकोसिस्टम के एक बायोटिक लेवल में पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि अ सीरीज ऑफ हु ईट हु, कौन किसे खाएगा उस पे बेस्ड एक सीरीज है जिसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन। तो फूड चेन, ईच स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। ग्रास, यहाँ पे एक मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया, ग्रास इज ईटन बाय डियर, डियर इज ईटन बाय लायन। तो ग्रास इज अ स्टेप और इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल। हर फूड चेन में जो फर्स्ट नंबर पे यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होगा दैट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज एक और फूड चेन होती है जिसे हम कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि वो मैटर जहां से वो साइकिल जो है, पूरी जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है वो स्टार्ट होगी। तो फूड चेन में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो हमेशा ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर ही होगा, कभी भी फूड चेन प्रोड्यूसर्स के बिना शुरू नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट को ऐड करना चाहूं तो मैं कहूंगी दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर है या कोई ऑर्गेनिज्म कार्निवोर है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। एंड प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट, दैट इज द सन एनर्जी। इसीलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। चाहे हम कोई और एनर्जी की बात कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो वो भी हमें कहां से मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्लांट। कैसे? प्लांट की वजह से। कैसे? क्योंकि वो जो प्लांट था जिससे हमें आज के टाइम में कोल मिल रहा है, उसने भी तो कभी फोटोसिंथेसिस की होगी, और उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से ही वो कुछ एक ग्रेट साइज ऑब्टेन कर पाया होगा। और वो जब प्लांट की डेथ हुई उसके बाद वो जब बरी हुआ उसके बाद हमें कोल मिला। पेट्रोलियम की बात करें अगर ऐसी, तो वो एनिमल से हमें मिलता है। तो वो एनिमल्स में भी तो एनर्जी कहां से आई, वो एनर्जी आई फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफ्स को एनर्जी कहां से मिली, फ्रॉम द सन। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस प्लैनेट। तो ग्रास टू डियर, डियर टू लायन, ये हमारी एक फूड चेन है। यहाँ पे एक मैंने आपके लिए ट्रॉफिक लेवल ड्रॉ किया हुआ है। ट्रॉफिक लेवल में जो बेस पे क्या है, प्रोड्यूसर। Producers are then eaten by the primary consumer. Primary consumer कौन हो गए, herbivore. Then the secondary consumer and tertiary consumer. इनको हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल एंड सो ऑन। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन कह देते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर ओनली 1% ऑफ द एनर्जी, यानी कि जो सनलाइट की जो जितनी भी प्लांट के ऊपर पड़ रही है, लीव्स के ऊपर पड़ रही है, एक प्लांट उसमें से सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी ही एक्वायर कर सकता है, यानी कि ओनली 1% ऑफ एनर्जी इज एबल टू कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड उसको वो बाद में फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो कितने परसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट इज द फूड एनर्जी। अब एक प्लांट ने 1% जो एनर्जी ली, वो प्लांट उस एनर्जी को यूज करेगा अपनी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, अपनी और वेरियस रेस्पिरेशन में। तो जितनी वो एनर्जी यूज कर रहा है, वो यूज करने के बाद सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होगी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसी तरह से अगर जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, जिसने उसने फूड खाया, वो फूड से वो एनर्जी ऑब्टेन करेगा फॉर द रेस्पिरेशन, that energy will be used for the growth, reproduction, repair and various other body activity. So only 10% of energy will be available for the next trophic level and this is called 10% law. 10% law बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, at each trophic level major amount of energy is lost in the form of heat, digestion, growth and reproduction. An average of 10% is made available for the next level. सिर्फ 10% ही available होगी next level के लिए। फूड चेन मस्ट हैव 3 to 4 स्टेप। ऐसा क्यों कहा गया कि फूड चेन जो है वो लंबी नहीं होनी चाहिए, फूड चेन छोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर यहाँ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाते जाते सिर्फ 10% ही जाएगी, तो उसका 10% आगे सेकेंडरी कंज्यूमर, उसका 10% आगे, तो यानी कि जो एनर्जी है विल बी अवेलेबल लेस at the higher trophic level, therefore shorter the food chain, stable the ecosystem। याद रखिएगा, जितनी छोटी फूड चेन होगी इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्या है, 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है कि
हर लेवल पे जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% ही अवेलेबल है, बाकी की जो एनर्जी है वो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर, रेस्पिरेशन में यूज कर देगा। तो इसी वजह से जब एनर्जी इतनी कम अवेलेबल है तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। देन जनरली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका लेवल ज्यादा होता है, उनके जो नंबर है वो ज्यादा होता है, और इसी नंबर ज्यादा होने की वजह से ये जो मैंने ट्रॉफिक लेवल ड्रॉ किया ये कैसा है, अपराइट है। ये जो मैंने पिरामिड ऑफ ट्रॉफिक लेवल ड्रॉ किया है ये अपराइट है। आप देखिए सबसे ज्यादा नंबर किसका है, प्रोड्यूसर्स का, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी उससे भी कम। बट ये ऑलवेज सही नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा कि प्रोड्यूसर्स का जो नंबर है वो कम ज्यादा ही हो। कई बार आप ये भी देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर्स का जो नंबर है वो कम होगा और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनका जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा। तो इसको मैं अभी आपको और एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। लास्ट पॉइंट जो हमारी फूड चेन का है वो क्या है, दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, कि एनर्जी का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। इसी के ऊपर सीबीएसई में 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, इन अ फूड चेन एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, कमेंट, कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है, उस पर कमेंट कीजिए क्या कारण है। ऐसा क्या कारण है कि अगर आप देखिए फूड चेन का अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि grass is eaten by deer and deer is eaten by lion, तो ग्रास को डियर ही खाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डियर जो है जो एनर्जी उसने ऑब्टेन की है वो ग्रास को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दे, या जो ग्रास है वो जो एनर्जी सन से ले रहा है वो सन को एनर्जी वापस कर दे। तो इसीलिए जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। तो एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, यानी कि जो भी एनर्जी जो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स कैप्चर करते हैं वो सन को दोबारा नहीं प्रोवाइड कर सकते, और द एनर्जी पोजेस्ड बाय द हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ। दिस इज द रीजन दैट फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, if 10,000 joule of energy is available at producer level, how much energy will be available to the secondary consumer, give reason। तो चलिए यही मैंने एक फूड चेन बनाई है, हम इसी के थ्रू इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है हमारा 10% लॉ पे। क्या कह रहे हैं कि एक फूड चेन है जिसमें 10,000 जो एनर्जी है वो किसको अवेलेबल है, प्रोड्यूसर्स को। तो यानी कि इनके पास कितनी जूल एनर्जी है, 10,000 जूल, 10,000 जूल एनर्जी है। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन में सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, ग्रास क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था कि ग्रास जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, और वो क्या है, वो प्रोड्यूसर्स है। ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है। डियर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अभी हमने अभी किया था कि डियर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, और लायन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। लायन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर 10,000 एनर्जी ग्रास के पास है तो डियर के पास कितनी होगी, कैसे हम निकालेंगे, 10,000 का हम 10% कर दें, ऐसे आप निकालेंगे है ना, 10% कर दें तो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 1000 जूल। तो 10% लॉ के अकॉर्डिंगली कितनी हो जाएगी, 10,000 जूल। अब लायन के पास कितनी है, 1000 का आप अगर 10% कर दे तो कितनी आ जाएगी, 100 जूल। तो 100 जूल ऑफ एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर द सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो 10,000 जूल ऑफ एनर्जी अगर प्रोड्यूसर्स के पास है तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 1000 जूल और लायन के पास 100 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी। गिव रीजन में आप क्या देंगे, गिव रीजन में आप 10% लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इट इज द 10% लॉ विच एक्सप्लेन अस that the only 10% of energy consumed by each trophic level is available for the next trophic level, and rest of the energy is utilized by the organism for respiration, growth, reproduction and other activities। अब अगर इसी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा होता हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल एट द सन, तो सन को कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, तो इस क्वेश्चन को फिर आपको ध्यान से करना है
क्योंकि सनलाइट जितनी भी एनर्जी दे रहा है उसका सिर्फ 1% ही ग्रास ऑब्टेन कर रहा है। तो सन के पास कितनी एनर्जी होगी? सन के पास एनर्जी होगी 1 2 3 4 5 6 10 लाख जूल ऑफ एनर्जी। कितनी होगी? 10 लाख जूल ऑफ एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द सन। क्योंकि ग्रास से डियर के पास कितनी जा रही है? 10%, और सन से ग्रास के पास कितनी आ रही है? 1%। तो आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू सेकेंड ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल? तो यही क्वेश्चन हो गया। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था हमारा, और ये जो है ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? ये है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और ये कौन सा है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को कितनी एनर्जी मिलेगी फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल? तो आंसर क्या आएगा? 10%। 10% of energy will be transferred. Which category of organism of second trophic level belong to? तो second trophic level के organism generally कौन से होते हैं? They are the herbivores. बड़ा ही easy question है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कह रहे हैं या फिर कंज्यूमर कह रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखिए। तो दे आर द हर्बीवोर्स। तो व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। ट्रॉफिक लेवल क्या है? दैट इज the each step in a food chain. Each step in a food chain is called ट्रॉफिक लेवल। हर स्टेप को फूड चेन के हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड और ये थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है सीबीएसई 2025 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? अभी हमने इकोसिस्टम के टाइप किए थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड क्रॉपलैंड। तो अभी जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था दैट क्रॉपलैंड इकोसिस्टम इज दैट इकोसिस्टम विच इज नॉट अ नेचुरल, इट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फूड वेब। अब फूड चेन में सिंपल क्या होता है कि ग्रास को सिर्फ डियर ही खा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ग्रास को कंज्यूम करने वाला सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है और वो है डियर। तो वो चीज जो है हमारे जो इकोसिस्टम में, वो वेरियस फूड चेन्स एक साथ इंटरकनेक्टेड है। यानी कि ग्रास को ग्रास होपर भी खा रहा है, ग्रास को माइस भी खा रहा है, ग्रास को डियर भी खा रहा है। तो वो जो है उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। तो what is food web? The interconnected food chain operating in an ecosystem. बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब। तो इसी के बेसिस पे सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन क्या कहेंगे? इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच इंडिकेट हु ईट whom। और फूड वेब क्या है? वेरियस फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ फूड वेब। इन अ फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ डियर, ग्रास एंड टाइगर। तो हमें एक दोबारा से वही एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे। हम एक फूड चेन कह रहे हैं, डियर इज ईटन बाय ग्रास एंड ग्रास, इन्होंने जानबूझ के उल्टा लिखा हुआ है ताकि हम ये गलती करें, और टाइगर। इफ द पॉपुलेशन ऑफ डियर डिक्रीजेस, अगर यहाँ पे डियर की पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो डियर की पॉपुलेशन डिक्रीज होने से ग्रास और टाइगर पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो क्या इंपैक्ट आएगा? पहले तो शायद आपको लगेगा कि डियर की पॉपुलेशन कम हो गई तो कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, फूड जो चेन जो है ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर डियर की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो क्या होगा? द टाइगर विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन। टाइगर जो है वो मरने लगेंगे क्योंकि उसे खाना नहीं मिलेगा। अब इस केस में जब हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको यही मान के चलना है कि वहां पे टाइगर के लिए सिर्फ डियर ही एज अ फूड था, कोई और ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं है। तो ये आपकी अजम्पशन होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करते हुए, बट ऐसा होता नहीं है, बट हमने ये अज्यूम करके चलना है। इफ डियर पॉपुलेशन डिक्रीजेस, टाइगर विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन। जब टाइगर स्टारवेशन से मर जाएगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि टाइगर जो है वो ग्रास खाने लगेगा, क्योंकि टाइगर जो है वो कार्निवोर है, तो वो डियर ही खाता है। इसीलिए अगर डियर नहीं मिलेंगे तो उसकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। और ग्रास पे क्या असर पड़ेगा? ग्रास जो है वो
उसकी पॉपुलेशन जो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, ग्रास की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब इस क्वेश्चन में अगर वो हमसे पूछ लेते व्हाट विल हैपन इफ द टाइगर will not be there or if the population of tiger decreases, तो टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज होने से तो आपको तो लगेगा कि डियर तो एंजॉय करेगा कि चलो अब तो उसे कोई खाने वाला बचा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, डियर पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। कैसे? अगर टाइगर अवेलेबल नहीं है एक फूड चेन में तो क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज करेगी, और जब डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो दैट विल अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रास, यानी कि जो ग्रास है वो ग्रासलैंड धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब ग्रास ही अवेलेबल नहीं होगा तो डियर विल ऑटोमेटिकली डाई। तो इट मींस एक भी कंपोनेंट को अगर आप फूड चेन के एक भी ट्रॉफिक लेवल में कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूरी की पूरी फूड चेन और पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड, अगर वो कहते हैं व्हाट विल हैपन इफ द ग्रास इज नॉट देयर, तो ग्रास नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी सर्वाइवल नहीं है। प्लांट नहीं होगा तो डियर विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और टाइगर को फिर अगर डियर ही ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी उस एरिया में, तो टाइगर की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इट इंडिकेट दैट ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ फूड चेन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल द कंपोनेंट्स हैव देयर इंपॉर्टेंट प्लेस इन द फूड चेन। तो ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो ये हमारा फूड चेन और फूड वेब का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को सबसे पहले डिटेक्ट कैसे किया गया? एक बर्ड था जो कि फिश को खाते थे वो बर्ड, तो वो जो बर्ड था उसके एग्स बिना मेच्योर हुए ही हैच होने लग गए। तो जब उनके एग्स बिना मेच्योर हुए ही हैच होने लग गए तो साइंटिस्ट को ये चीज की चिंता होने लगी कि इससे तो इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी, और क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक फूड चेन में, एक फूड वेब में हर ऑर्गेनिज्म इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जब उन्होंने उनके एग्स को स्टडी किया, व्हाट दे फाउंड कि उनके एग्स में डीडीटी थी, तो उनके जो एग शेल था उसमें डीडीटी पाई गई। अब वो डीडीटी उनके एग शेल में आई कहां से? तो बाद में पता चला कि ये जो बर्ड है ये क्योंकि फिश को कंज्यूम कर रहा है, और जो फिश है वो एक्वाटिक लाइफ में सरवाइव करती है, तो वो एक्वाटिक लाइफ जो थी, वो जो वहां की वाटर बॉडी थी, दैट वाज रिच इन डीडीटी। डीडीटी वहां कैसे आई? तो पता चला कि वो जो रन अवे वाटर है, जो यानी कि जो हम फसलों को पानी देते हैं वो पानी बह के जो नदियों में आ जाता है, वो वहां से वो डीडीटी वहां तक पहुंची। तो इससे बहुत बड़ी चिंता हो गई कि अगर एक बर्ड के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है तो ह्यूमन के ऊपर क्यों नहीं आएगा, और वहीं से डीडीटी को बैन कर दिया गया। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? दैट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस जैसे कि पेस्टिसाइड, डीडीटी इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। वो ऑर्गेनिज्म जितने ज्यादा हाई लेवल पे होगा उतने ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगी? डीडीटी होगी। तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। क्या? अब आप यहाँ पे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंक्रीज अमाउंट नहीं हो रही, इंक्रीज उसकी कंसंट्रेशन हो रही है, यानी कि एक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बनता जा रहा है, और जितना ज्यादा एक कंसंट्रेटेड होगा उतना ही ज्यादा वो हार्मफुल होगा। तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म at each trophic level in a food chain is called biological magnification. CBSE 2021 का एक क्वेश्चन है, which of the following organism has maximum concentration of harmful chemical in its body? आपको कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, आपसे पूछ रहे हैं इनमें से किसकी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में हार्मफुल केमिकल मिलेंगे। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? पीकॉक, फ्रॉग, ग्रास, स्नेक एंड ग्रास होपर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमें फूड चेन बनानी है। तो फूड चेन बनाने के लिए सबसे पहले कौन होते हैं फूड चेन में? फूड चेन में सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर, ग्रास। ग्रास इज ईटन बाय ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या हो गया? हर्बीवोर। ग्रास होपर इज देन ईटन बाय फ्रॉग। फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय पीकॉक। तो ये एक फूड चेन है। अभी हमें पता है कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट है वो कहता है
कि सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होगी इन हार्मफुल केमिकल्स की वो कहाँ होगी, वो उस ऑर्गेनिज्म में होगी जो सबसे टॉप पे है ट्रॉफिक लेवल में। तो सबसे टॉप पे यहाँ पे कौन है, पीकॉक। तो आंसर क्या आएगा, peacock has the maximum concentration of harmful chemical because it is at the top of this food chain। तो सबसे ज्यादा खतरा किसे है, सबसे ज्यादा खतरा ह्यूमन बीइंग को है, बिकॉज जनरली ह्यूमन बीइंग जो है वो ओमनीवोरस है, हम प्लांट्स भी खा रहे हैं, हम एनिमल्स भी खा रहे हैं, दैट देयरफॉर वी लाई एट द टॉप ऑफ द ट्रॉफिक लेवल, देयरफॉर वी लाई एट द टॉप ऑफ ईच फूड चेन। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो खतरा ह्यूमन बीइंग को था, इसीलिए डीडीटी को विद सीरियस इफेक्ट्स उसको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, हाउ सम हार्मफुल केमिकल एंटर थ्रू द फूड चेन। तो कैसे सारे हार्मफुल केमिकल्स, अब ये हार्मफुल केमिकल्स हमारी फूड चेन में एंटर कैसे कर रहे हैं, तो इसका रीजन वही है कि हमने वो जो केमिकल्स, वो पेस्टिसाइड्स है, वो किसको दिए, हमने दिए प्लांट्स को। प्लांट्स में रेनफॉल की वजह से या इरिगेशन की वजह से रन अवे वाटर था, वो रन अवे वाटर धीरे धीरे सॉइल में या फिर वाटर बॉडीज में चला गया। अब वो जो रन अवे वाटर जो सॉइल में गया, तो प्लांट ने उस पेस्टिसाइड को वहां से अपटेक कर लिया अलोंग विद वाटर एंड मिनरल। तो प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट इज अपटेकिंग, रूट्स की हेल्प से उसने उस पेस्टिसाइड को भी अपटेक कर लिया। अब वो पेस्टिसाइड उस पर्टिकुलर प्लांट में, लीफ, फ्लावर, फ्रूट में एंटर कर चुका है। जब हम उसे कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी बॉडी में भी एंटर कर जाएगा। अब इससे बचना कैसे है कि हमें हार्मफुल इफेक्ट कम से कम हो, वी शुड ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। खाने से पहले उन्हें प्रॉपरली धोइए, उनको गर्म पानी से धोइए, ताकि जो पेस्टिसाइड्स उसकी आउटर बॉडी पे है एटलीस्ट वो तो रिमूव हो जाए। जो इंटरनली पहुंच चुका है उसको तो रिमूव करना बहुत मुश्किल है। नाउ व्हाई देयर मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन क्यों है, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए एक्यूमुलेट होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे। और जो ह्यूमन है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट लेवल पे है हर फूड चेन में, देयरफॉर देयर कंसंट्रेशन विल बी मैक्सिमम इन द ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दोबारा से क्लियर कर दूं कि जो एनर्जी है उसका तो जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि एनर्जी तो कम होती जाएगी, बट जो पेस्टिसाइड्स है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि जितना आप दूर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल उतना ही कम, और जितना आप दूर जाते जाएंगे पेस्टिसाइड्स या हार्मफुल केमिकल्स का जो इफेक्ट है वो उतना ही ज्यादा होगा। ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन क्या है, ओजोन एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, जिसमें 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। तो 3 एटम मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन। ओजोन एक पॉइजनस गैस है अगर वो हमारे क्लोज आ जाए, यानी कि अगर वो एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेरिक लेयर में आ जाए। बट वो एक फ्रेंडली गैस है अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, यानी कि दूर हो तो ही अच्छी है, पास आ जाएगी तो हमारे लिए पॉइजन का काम करेगी। तो और वो जो गैस है वो स्ट्रेटोस्फेयर में कर क्या रही है, इट ट्रैप्स द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। यूवी रेज क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज। ये वो रेज है जो अगर अर्थ पे पहुंच जाए तो हमें स्किन कैंसर कॉज करेंगी, प्लांट्स और एनिमल लाइफ को, मॉन्यूमेंट्स को, सबको खराब कर देंगी। तो ये जो रेज हैं इनको ओजोन जो है वहीं पे ट्रैप कर लेती है और इसको अर्थ पे आने से रोकती है। अब ये बनती कैसे है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज इट ब्रेक डाउन इनटू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। एटम क्या होता है, जब सिंगल हो, मॉलिक्यूल क्या होता है, जब 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये ऐसे ओजोन बनता है। अब ओजोन होल क्या है, ओजोन एक गैस है। तो सबसे बड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए कि ओजोन एक गैस है, और गैस कैसे डिप्लीट हो सकती है, गैस कैसे, होल कैसे हो सकता है उसमें। तो गैस में जो होल है वो क्या है, दैट इज द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर पतली हो जाना। अब जब ओजोन लेयर पतली होने लगी तो उससे हमें बहुत ज्यादा डर हो गया कि अगर ओजोन लेयर पतली होगी तो हार्मफुल यूवी रेज अर्थ में पेनिट्रेट कर जाएंगी, विच कैन कॉज द स्किन कैंसर। इसीलिए हमने कॉज को ढूंढा कि ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही है, और जो कॉज क्या निकला, दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले के टाइम पे एज अ कूलेंट यूज होता था इन रेफ्रिजरेटर्स, इन फायर एक्सटिंग्विशर, बट जो हमारी गवर्नमेंट है दैट इज इन द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम, उन्होंने इसको कंप्लीटली बैन कर दिया वर्ल्ड वाइड कि कोई भी अब इसको यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर ओजोन डिप्लीट होती है तो हार्मफुल यूवी रेज अर्थ में कहीं पे भी एंटर कर सकती है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड है, इसीलिए वर्ल्ड लेवल पर ही ये फैसला लिया गया कि नाउ वी विल नॉट यूज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज अ कूलेंट। अब अगर ये डैमेज हो गई तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। यूवी जो ओजोन डिप्लीशन है इसके ऊपर एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन ओजोन। तो ओजोन के बारे में आपको यही सब कुछ लिखना होता है, ओजोन है क्या, बनती कैसे है, डिप्लीट कैसे हो रही है, और हम इसको डिप्लीट होने से कैसे बचा सकते हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। गार्बेज क्या है, जो भी घर से जो कूड़ा कचरा जो हम रोज फेंक रहे हैं, रोज हमारे जो भैया आके लेके जाते हैं, वो क्या कहलाता है, गार्बेज। द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड द गार्बेज। अब इसमें वेस्ट दो टाइप का होता है, अब आप भी देखते हैं आजकल तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग सेपरेट करके दे। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है, ये वो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो नेचर में अपने आप डिग्रेड हो जाएगा, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको डिग्रेड कर सकते हैं, विच कैन बी डिग्रेडेड, डिग्रेडेड का मतलब खत्म हो जाएगा, बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जो ये ऑर्गेनिज्म जिस वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं उस वेस्ट को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में जो भी नेचुरल है, जो भी नेचर ने चीज बनाई है वो बायोडिग्रेडेबल है। नेचर ने क्या, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, देन उसके बाद पेपर, ट्रीज, एनिमल, है ना, एनिमल एक्सक्रीटा भी कह सकते हैं, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडीज भी ऑल आर द बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज दैट वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमंस, यानी कि जो हमने मैन्युफैक्चर किया, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जैसे कि प्लास्टिक, है ना, पॉलिथीन, दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इस वेस्ट को ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिग्रेड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिग्रेडेड। अब वो डिग्रेड अगर नहीं हो रहा तो यानी कि ये जो है हमारी लैंडफिल्स, यानी कि इसी की वजह से फाउल स्मेल्स आएंगी और यही बड़े बड़े पहाड़ बन के खड़े रहेंगे, जो कि डिग्रेड नहीं होगा। अगर डिग्रेड होगा भी तो मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, जो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेस्ट विच वी आर प्रोड्यूसिंग। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्शन का रेट है वो इतना हाई है, बट जो वेस्ट डिग्रेड होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है। इसीलिए हमें वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करें उसके यहाँ पे कुछ मेथड है। सबसे पहला मेथड है कंपोस्टिंग। ये जो मेथड है बेसिकली डील करते हैं कि वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाना, उससे कंपोस्ट बना लेना। तो खाद किसकी बनाएंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। तो कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम वेजिटेबल पील्स या फिर जो हमारे फ्रूट्स हैं उनकी पील्स को लेके हम एक खड्डा खोद के उसमें डाल देते हैं, उसके साथ में थोड़े से अर्थवॉर्म डाल देते हैं, ताकि जो वो है कंपोस्ट बन जाए, खाद बन जाए, और उस वेस्ट को हमने देखो कितने अच्छे से मैनेज कर लिया, दैट इट कैन बी यूज टू फर्टिलाइज आवर सॉइल। हमारे जो भी प्लांट्स हैं हम उनमें वो फर्टिलिटी के लिए हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, मेन्योर अच्छी घर की हमें मिल जाएगी। एक तो हमारा वेस्ट इससे मैनेज हो गया, नंबर 2 हमें फर्टिलाइजर्स पे इस पे वजह से डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नंबर 2 इज रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग के लिए कुछ ही मटेरियल है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि आप पेपर को रिसाइकल कर सकते हो, जो भी आपकी नोटबुक्स फिल हो जाती हैं उनको आप रद्दी वाले को देते हो तो वो रद्दी वाला आगे रिसाइकलिंग यूनिट में वो चली जाती है, उससे नया पेज बन के आ जाता है। नंबर 2 रिसाइकल में जैसे हमारा कोई प्लास्टिक वेस्ट है, जो प्लास्टिक की कोई भी आर्टिकल अगर टूट जाती है तो वो उसको हम रिसाइकलिंग यूनिट में भेज देते हैं, या हम घरों में भी उसको रीयूज करके भी हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। देन इंक्रीनेशन। इंक्रीनेशन क्या होता है, बर्निंग एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। इसमें बर्न किया जाता है एट अबाउट
1000 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पे वो वेस्ट, जो वेस्ट की ना तो आप कंपोस्टिंग में यूज कर सकते हैं या वो वेस्ट जिनको आप रिसाइकल भी नहीं कर सकते, तो जैसे कि मेडिकल वेस्ट जो है, तो मेडिकल वेस्ट को बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है और उसको एशेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है एंड दैट एशेज आर फर्दर यूज टू फिल द लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होती है, कई एरिया ऐसे होते हैं जो लो लाइंग होते हैं, यानी कि जो बहुत ही मतलब लेवल पे नहीं होते, तो उन एरियाज में हमें कुछ भरना पड़ेगा ताकि वो लेवल पे आ जाए। तो वहां पे वो क्या करते हैं, ऐसी एशेज, ऐसा वेस्ट वहां पे भर देते हैं जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो लेवल पे आ जाए। उसमें थोड़ा सा वेस्ट डालेंगे, फिर ऊपर से सॉइल की लेयर डाल देते हैं, फिर वेस्ट डालेंगे, फिर हम सॉइल की लेयर डाल देते हैं। बट ध्यान रखें, आप इस एशेज को, इस वेस्ट को वहीं पे डिकम्पोज करें, वहीं पे लैंड फिलिंग के लिए यूज करें, जिसको आपने प्लांटेशन के लिए यूज नहीं करना, क्योंकि वो जो सॉइल है वो टोटली इनफर्टाइल हो जाएगी, वो सॉइल प्रॉपरली इरोड हो जाएगी। देन लैंडफिल्स, ये मैंने आपको इंक्लिनेशन के थ्रू समझाई दी है कि यहाँ पे हम वेस्ट को एरिया में फिल कर देते हैं। एक एरिया होगा जो कि बहुत ही बड़ा, जिसमें डिप होगा, और उस डिप को भरने के लिए हम उस वेस्ट को यूज करेंगे, तो हमारा वेस्ट भी मैनेज हो जाएगा और जो लैंड है वो भी लेवल पे आ जाएगी। तो दिस इज अबाउट द हाउ वी कैन मैनेज द गार्बेज। नाउ डिस्पोजेबल कप, अब ये जो कप्स की जो कहानी है, ट्रेन्स में हम पहले टाइम पे अपने स्टील के कप्स ही यूज होते थे ट्रेन्स में भी, बट वो हाइजीनिक नहीं होते थे क्योंकि सबको अपनी हाइजीन की प्रॉब्लम रहती थी कि शायद वो प्रॉपरली वॉश्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और वहां पे उन्होंने डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप इंट्रोड्यूस किए। अब प्लास्टिक कप से डिस्पोजेबल थे तो सबको ये इशू तो था कि चलो अच्छी बात है, हाइजीनिक तो होगा ये, बट नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि वो जो कप्स थे दे वर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बिकॉज ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, हर रोज मिलियन ऑफ कप्स जो थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कुल्हड़ लाए गए। अब जो कुल्हड़ है, कुल्हड़ जो है वो चलिए बायोडिग्रेडेबल है, बनते कैसे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो बनते कैसे हैं, फर्टाइल टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, दैट इज द क्ले, वो क्लेई सॉइल से बनते थे। अब जब फर्टाइल टॉप मोस्ट लेयर ही हमने रिमूव कर ली टू मेक कुल्हड़, तो होगा क्या, अब हमारे लिए जो सॉइल है वो तो बची नहीं, प्लांट्स उगाने के लिए जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे डिग्रेड करने लगी, यानी कि सॉइल जो है वो इरोड होने लगी। तो इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि हम, चलिए वो बायोडिग्रेडेबल तो है बट दे आर कॉजिंग द सॉइल इरोजन, दैट्स व्हाई दे वर रिप्लेस्ड विद द पेपर कप। अब पेपर कप हम यूज करते हैं, पेपर कप की एडवांटेजेस क्या है, ये सीबीएसई में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेपर कप ओवर प्लास्टिक कप। अब पेपर कप का क्या फायदा है, पेपर कप प्लास्टिक कप के कंपैरिजन में ये बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक कप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेयर एज द पेपर कप इज बायोडिग्रेडेबल। तो फर्स्ट एडवांटेज तो ये हो गई। सेकंड एडवांटेज, अगर हम पेपर कप को बर्न करें और दूसरी तरफ प्लास्टिक को बर्न करें तो पेपर के बर्न होने से लेस पॉल्यूशन होगा एज कंपेयर टू द प्लास्टिक। तो बट दीज आर द टू एडवांटेजेस, नंबर वन दे आर बायोडिग्रेडेबल, नंबर टू देयर बर्निंग डू नॉट हार्म द एयर क्वालिटी। अब मैं आपके लिए एक सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26 का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अबाउट 100 acre ऑफ फॉरेस्ट लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज नेचुरल रिजर्व पार्क, द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर डोमिनेंट देयर। यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट दी हुई है जैसे कि रैबिट, फ्रॉग, ग्रास, फिश, fox, water insect, zebra, peacock, snake, trees, birds, owl, insect, tiger, vulture and duck. क्रिएट अ फूड वेब, आपने इन ऑर्गेनिज्म को यूज करके एक फूड वेब बनाना है कंप्राइजिंग 2 सेपरेट फूड चेन, यानी कि 2 ही फूड चेन आपने उसमें बनानी है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, वो आपकी चॉइस, आप कैसे बनाना चाहें, विद डिफरेंट प्रोड्यूसर, बट प्रोड्यूसर्स दो अलग होने चाहिए। 2 फूड चेन बनानी है, उन फूड चेन को लिंक करके दिखाना है एक वेब की फॉर्म में, बट दोनों का प्रोड्यूसर अलग अलग होने चाहिए। तो चलिए इस फूड चेन में जब मैंने देखा तो मुझे 2 प्रोड्यूसर्स मिले, कौन कौन से, ग्रास एंड ट्रीज। तो ग्रास और ट्रीज को यूज करके मैंने 2 फूड चेन बनाई है, ग्रास टू रैबिट, रैबिट इज बाय स्नेक एंड स्नेक इज बाय पीकॉक। दूसरी जो फूड चेन बनानी है आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि आप फूड वेब बनाने वाले हैं
तो आपको उसमें कोई ना कोई कनेक्टर ढूंढना पड़ेगा, कोई लिंक बनाना पड़ेगा। तो ट्रीज इज ईटन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग बाय स्नेक। आप कोई और भी ऑर्गेनिज्म को यूज करके फूड चेन बना सकते थे और आप बनाइएगा भी, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी फूड चेन बनाई और कैसे फूड वेब बनाया, मुझे जरूर शेयर कीजिए। अब मैंने इन दोनों फूड चेन को इस वे में लिख लिया, ग्रास इज ईटन बाय रैबिट, रैबिट बाय स्नेक, स्नेक बाय पीकॉक एंड हेयर ट्री बाय इंसेक्ट एंड इंसेक्ट बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग बाय स्नेक। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, द स्नेक जो है वो फ्रॉग को भी खा रहा है और जो स्नेक है वो रैबिट को भी खा रहा है। दैट मीन्स ये यहाँ पे इंटरकनेक्ट हो गई फूड चेन। और दूसरा, ग्रास इज ईटन बाय रैबिट एज वेल एज ट्री, और ट्री प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ईटन बाय रैबिट, दैट इज ऑल्सो अगेन अ कनेक्टर, ऑल्सो अगेन अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू फूड चेन। तो देखने में हमें ये चैप्टर बहुत ही इजी लगता है, बट जिस हिसाब से सीबीएसई ने हमें ये सैंपल क्वेश्चन दिए उस हिसाब से ये इतना भी इजी नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि पेपर में आपका कम से कम टाइम लगे और जो मैक्सिमम टाइम है आप सेव कर सके अदर क्वेश्चंस के लिए। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कोई क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए, और आप नेक्स्ट किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।